तो नमस्कार। आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं हिंदुस्तान के जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे, जिनके बारे में एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे अकीरा कुरोसावा। उनका ये मानना था कि जिसने सत्यजीत रे को की सिनेमा नहीं देखा उसने सूरज और चांद को नहीं देखा। उनका जो सिनेमा था एक नए तरीके के सिनेमा के रूप में उभर के आया पूरी दुनिया के सामने। अपूर्ण संसार, अपराजितो, चारुलता और जलसा घर, अनेकों अनेकों फिल्में हैं उनकी, जो महानगर, तीन कन्या। तो बहुत सारी उनकी फिल्में ऐसी रही हैं जो पूरे दुनिया में चर्चित रही हैं, पूरी दुनिया ने उनको सराहा है। सत्यजीत रे को ना सिर्फ बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ऑस्कर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको मिला था। इसके अलावा उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 1985 में उनको दादा फाल्के अवार्ड मिला था। फिर फ्रांस में उनको द ऑनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत रत्न मिला उनको। और आज ये जो पूरा सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये इस बात के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक बार हम सत्यजीत रे और उनके सिनेमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहले अंशु जी आ गए हैं। तो पहले एक छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया है सत्यजीत रे पे, वो देखते हैं। फिर अंशु जी से थोड़ा बात करेंगे कि सत्यजीत रे के सिनेमा का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन सिनेमा में, और क्यों हम सबको देखना चाहिए वो सिनेमा। हम तो सबसे पहले एक वीडियो से शुरुआत करते हैं, थोड़ा उनके बारे में जाने। तो आइए देखते हैं पहले एक वीडियो। आकाशे बाताशे 2 मई 1921 कोलकाता के एक बंगाली परिवार में सत्यजीत रे का जन्म हुआ। पिता थे सुकुमार रे और माँ सुप्रभा रे। सत्यजीत रे के दादाजी उपेंद्र किशोर रे, जो एक प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार, वायलिन वादक तथा संगीतकार थे, और पिता भी लेखक थे। इसी कारण पूरे घर के माहौल में कला का वातावरण बना रहता था। राय गोद में थे तब पिता दुनिया छोड़ चले। माँ ने ही उनका लालन पालन किया और माँ ने ही हमेशा शिक्षा पर अधिक जोर दिया। शुरुआत पढ़ाई बंगाल गवर्नमेंट स्कूल से की और ग्रेजुएशन प्रेसिडेंसी कॉलेज से। उसके बाद माँ के कहने पर शांति निकेतन गए और पेंटिंग की पढ़ाई की। शांति निकेतन में उन्हें एक अनुभव मिला। पढ़ाई खत्म होते ही आर्थिक तंगी की वजह से एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, और उसके बाद एक बुक प्रेस में, जहां उन्होंने कई बुक कवर डिज़ाइन किए, जिसमें पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। एडवर्टाइजिंग कंपनी में बेहतर काम सीखने के लिए उन्हें यूरोप की यात्रा का मौका मिला, और इन 6 महीनों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। लंदन में फिल्म क्लब की सदस्यता ली और सिनेमा के समुंदर में डूब गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी फिल्मों से दुनिया ने भारत के सिनेमा को जाना और सराहा, लेकिन फिल्मों के अलावा भी सत्यजीत रे उन्होंने का एग्जाम। कई अन्य चीजों में अपना योगदान दिया। इन्हीं में से हैं उनके नाम पर पेटेंट 4 रोमन टाइपफेस। फर्स्ट रोमन रे, सेकंड रे डाइकनिस, थर्ड बिजारे रे, फोर्थ हॉलीडे स्क्रिप्ट। वो कहते थे कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। शायद यही वजह थी कि अपने हर प्रोजेक्ट में आखिरी तक फेरबदल करते रहते थे, चाहे वो फिल्में हो या कहानियाँ। उनकी कहानियों की बात करें तो बच्चों को उनकी कहानियाँ खूब भाती थी, चाहे वो द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फलूदा मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में अंशु मालवीय हैं। तब तक मैं अंशु जी से बोलूंगा कि थोड़ा सा
हम इस बारे में चर्चा करें कि सत्यजीत रे का जो सिनेमा था वो एक नई वेव के साथ आया था। वो नई वेव क्या थी जो चले? उन्होंने कई अलग चीजों में अपना योगदान दिया। इन्हीं में से हैं उनके नाम पर पेटेंट 4 रोमन टाइपफेस। फर्स्ट रोमन रे, सेकंड रे डाइकनिस, थर्ड बिजारे रे, फोर्थ हॉलिडे स्क्रिप्ट। वो कहते थे कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। शायद यही वजह थी कि अपने हर प्रोजेक्ट में आखिरी तक फेरबदल करते रहते थे, चाहे वो फिल्में हों या कहानियाँ। उनकी कहानियों की बात करें तो बच्चों को उनकी कहानियाँ खूब भाती थी, चाहे वो द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फलूदा का डिटेक्टिव कैरेक्टर हो, या साइंस फिक्शन पर आधारित प्रोफेसर शंकु, या त्रिनीखोरों की एडवेंचर और सुपर पावर की कहानियाँ। इन्हीं में से एक शॉर्ट स्टोरी है बंकू बाबू बंधु, जो एक साइंस फिक्शन है जिसमें एलियन और गांव के लड़के की दोस्ती दिखाई गई है। रे इस पर एलियन नाम की एक फीचर फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना ये आइडिया प्रसिद्ध साइंस फिक्शन राइटर सी क्लर्क के साथ साझा किया। क्लर्क को आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने अपने फिल्म मेकर दोस्त से इसके बारे में बात की। दोस्त थे माइक विल्सन। माइक विल्सन ने तुरंत सत्यजीत से संपर्क करने की कोशिश की और इसके बाद एक डील फिक्स हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्क्रिप्ट कॉपीराइट की बात आई तो उन्होंने अपने नाम पर भी कॉपीराइट कराया। जब ये बात रे को पता चली तो वो वापस भारत लौट गए और इस फिल्म से उन्होंने कुछ किनारा कर लिया और ये प्रोजेक्ट ठप हो गया। लेकिन 1982 में स्टीव स्पिलबर्ग ने ईटी नाम की फिल्म बनाई, जो कि बिल्कुल एलियन की स्क्रिप्ट से मेल खाती थी। इस पर रे ने एक इंटरव्यू में कहा, Long before E.T. and my science fiction screenplay was germinated from that story, The Alien. What's yours? I wrote a science fiction story called The Alien, screenplay, full screenplay, which was supposed to be financed by Columbia. That is why I spent 5 weeks in Hollywood in connection with that. It's only that I had a person who was working as a middleman who behaved peculiarly, and the idea had to be dropped. But many ideas in The Alien are in E.T., and there were mimeographed copies of my screenplay in Hollywood, hundreds of them at Columbia. Lots of people have read the screenplay. And there was a little news item in a Los Angeles paper. Some Indian boy had read the script and seen E.T., and he gave out to the press that Mr. Steven Spielberg has stolen ideas from Satyajit Ray. स्पीलबर्ग ने ये बात कभी नहीं मानी, बल्कि कहा कि ये स्क्रिप्ट उनके दिमाग में हाई स्कूल से। प्रोफेशनल के साथ साथ उनकी पर्सनल ज़िंदगी भी कुछ सिनेमा से भरी थी। सन 1949 में उन्होंने जानी मानी अभिनेत्री विजया दास से प्रेम विवाह किया। रोमांचक बात यह है कि दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और करीबी रिश्तेदार थे। विजया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों एक दिन शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाएंगे। सत्यजीत रे का फिल्मों को लेकर इस कदर जुनून था कि उनकी बताई चीज़ों को हॉलीवुड के डायरेक्टर भी फॉलो करा करते थे। उन्होंने अपने सिनेमा के एक्सपीरियंस से उपन्यास भी लिखे। स्पीकिंग ऑफ फिल्म्स, आर फिल्म्स, देयर फिल्म्स और माय ईयर्स विद अप्पू। रे ने 32 नेशनल अवार्ड जीते और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनर अवार्ड की तरह डॉक्टरेट डिग्री दी गई। यूँ तो अवार्ड की लिस्ट बहुत लंबी है, पर उनका काम हर अवार्ड से कहीं ज़्यादा अनमोल है। रे ज़मीन से जुड़े थे। वो कहते थे, मैं निश्चित रूप से बम्बई के एक्टर्स जितना धनी नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से जी सकता हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए,
मैं वो किताबें और रिकॉर्ड खरीद सकता हूँ जो चाहता हूँ। शायद यही बात थी कि इतनी कामयाबी के बाद भी वो ताउम्र एक किराए के घर में रहे। 23 अप्रैल 1992 रेस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, पर पीछे छोड़ गए एक अनमोल खजाना। শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। तो हमारे बीच में अंशु जी मौजूद हैं, अंशु मालवीय। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा रे और उनके सिनेमा के बारे में हमारे लोगों को बताएं, जो लोग देख रहे हैं। ये हम लोगों के बचपन के समय की बात है। रजनीश भाई, शायद आपको भी याद हो कि एक ऐसा दौर था जब हम लोगों ने जब बम्बई के सिनेमा की तूती बोलती थी और आमतौर पे यहाँ काफी लोगों से मैंने सुना, मैं छोटा था, कि ये सत्यजीत रे जो है ये भारत की गरीबी बेचता है और इस तरह की बातें लोग कहा करते थे। और तो सत्यजीत रे से पहला परिचय एक नकारात्मक परिचय था और इसी रूप में हुआ। फिर ये वो दौर था जब दूरदर्शन पे ने एक एक फिल्मोत्सव किया था जिसमें राज कपूर, ऋतिक घटक, सत्यजीत रे और गुरुदत्त, इन चारों की फिल्में कई हफ्तों तक लगातार दिखाई गई थी। उसी दौर में सत्यजीत रे से परिचय हुआ, फिर उनके दूसरी और फिल्मों से, फिर साहित्य से, फिर उनकी पूरी शख्सियत से। और वो दृश्य अभी भी याद है, दूरदर्शन पे हम लोगों ने देखा था जब सत्यजीत राय को ऑस्कर अवार्ड मिला था और वो उस समय हॉस्पिटल में थे। उनका हॉस्पिटल का दृश्य एक बड़ी सी स्क्रीन पे ऑस्कर के हॉल में दिखाया गया था। तो हम लोगों ने ये एक संयोग ही है कि बैक टू बैक रविन्द्रनाथ टैगोर पे और फिर दूसरे हफ्ते में सत्यजीत राय पे बात कर रहे हैं हम लोग। दोनों में कुछ चीजें एक जैसी हैं। दोनों ही भारतीय, दोनों ही बांग्ला भाषी और दोनों ही वर्सटाइल। और जो मैंने पिछली बार शब्द इस्तेमाल किया था रविंद्रनाथ के लिए, ये दोनों ही रेनेसां पर्सन है। रेनेसां पर्सन वो होता है जो एक तो बहुमुखी होता है, उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं एक साथ होती हैं, और दूसरे वो जो काम कर रहा होता है या होती है वो अपने अपने काम के इलाके में एक नई जमीन तोड़ती है। तो हिंदुस्तानी सिनेमा इस भाषा से, कैमरे की इस भाषा से शायद तब तक परिचित नहीं था जब रे ने अपना काम शुरू किया। तो एक बड़ा काम तो सत्यजीत रे ने किया कि एक बड़ा जीवंत रिश्ता साहित्य और सिनेमा के बीच कायम किया, कि जिस तरह से उन्होंने पाथेर पांचाली और उसके बाद अनगिनत फिल्म गणदेवता तक में साहित्य का जितनी खूबसूरती से, अपने लिखे हुए साहित्य का या दूसरों के लिखे हुए साहित्य का जितनी खूबसूरती से फिल्माया, उसको जितनी खूबसूरती से निबाह किया। आप अक्सर देखेंगे कि साहित्यिक कृतियों पे
उतनी अच्छी फिल्में नहीं बन पाती हैं जितनी अच्छी वो कृति होती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात सत्यजीत राय की ये थी कि उन्होंने अपने अपनी अपनी सिनेमेटोग्राफी की भाषा को एकदम कलम की और कल्पना की भाषा के नजदीक पहुंचा दिया था, और यही खूबसूरती थी। आप और एक खूबसूरती आप देखेंगे सत्यजीत राय की, इसमें बहुत सारे यंग लोग शामिल हैं जो नाटक में या थिएटर में या सिनेमा में जाना चाहते हैं उसके लिए, या साहित्य के लिए भी जीवन समर्पित करना चाहते हैं। ऐसे सारे लोगों को देखना चाहिए। सत्यजीत रे की फिल्मों में आप देखेंगे कि परछाइयों की और ऐसी भाषा है जो आपको शायद दूसरे किसी और फिल्मकार के पास नहीं मिलेगी। आपको इतनी तरह की परछाइयां मिलेंगी, इतने तरह के साये उसमें मिलेंगे, और कैमरे का वर्क कमाल का था। तो सत्यजीत राय फिल्मकार थे, सिनेमेटोग्राफर थे। सत्यजीत राय पेंटर थे, अपनी फिल्मों के पोस्टर्स डिजाइन करते थे। सत्यजीत राय संगीतकार थे। सत्यजीत राय लेखक थे, और लेखन में भी कविता से लेके, नाटक से लेके, उपन्यास से लेके, साइंस फिक्शन से लेके जासूसी कहानियों तक। हम लोगों ने बचपन में देखा था जब कि उनकी जासूसी कहानियों पे भी बहुत सारी सीरियल आए हुए हैं। तो उनका रेंज था, हास्य कहानियां, मजेदार कहानियां, और वो हास्य कहानियां तो शायद उन्होंने अपने पिता, सबसे अच्छे ट्रेनर उनके घर में ही थे, उनके पिता सुकुमार राय। तो वो हास्य कहानियां तो शायद उन्होंने वहां से सीखी होंगी। लेकिन सत्यजीत राय, और उसके साथ ही सत्यजीत रे एक चिंतक के रूप में सामने आते हैं, कला से जुड़े हुए, कला के दर्शन, कला का जो सौंदर्य शास्त्र है, एस्थेटिक्स है, जो उस पे इतनी खूबसूरती से विचार करते थे बच्चों के लिए। मतलब जो भी बड़े लेखक होते हैं आप देखिएगा, और ऐसी इसी तरह से बड़े फिल्मकार, हमेशा बच्चे उनकी चिंता में जरूर रहते हैं। वो केवल बड़ों के लिए चीजें नहीं करते, वो बच्चों के लिए भी लिखते हैं, सिनेमा बनाते हैं। तो उनका उसी समय हम लोगों ने बचपन में ही देखा था, और फिर उसके बाद कई बार देखी। गोपी गाइन बाघा बाइन फिल्म हम लोगों ने देखी। तो सत्यजीत रे हमारे देश के लिए, बांग्ला भाषी समाज के लिए, और सारी दुनिया के लिए जो एक चिंतनशील, सोचने वाले और क्रिएटिव बड़े फिल्मकारों की एक जमात है, जिसमें अकीरा कुरोसावा और आइजेंस्टाइन जैसे लोग शामिल हैं, गोदार जैसे लोग शामिल हैं, जिसमें उसमें सत्यजीत रे उस लीग के आदमी थे। और भारत की वो पीढ़ी जो सत्यजीत राय से कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हुई होगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर उनका ऋण स्वीकार किया है। और वो पूरा सिनेमा, उसके बाद का जो न्यू वेव का सिनेमा है हिंदी का, वो तो मुझे लगता है कि सत्यजीत राय का बहुत ऋणी है। क्योंकि तमाम फिल्में जो श्याम बेनेगल और अदूर गोपाल कृष्णन और ऐसे सारे लोगों ने बनाई है, उसमें सत्यजीत राय की एक बड़ी बड़ी प्रेरणा थी। तो उन्होंने एक एक नई परिभाषा दी, उसे सिर्फ नाच गाने और मनोरंजन से हटा के उसको एक नई भाषा दी। और साथ ही साथ अगर आप उनकी आखिरी, शायद रजनीश जी मुझे करेक्ट करेंगे, शायद आखिरी थी या आखिरी नहीं थी, गणशत्रु जो उनकी फिल्म थी, जी जी। तो उसमें जिस तरह से पॉलिटिक्स को वो डील करते हैं, शुरू की उनकी जो फिल्में हैं पाथेर पांचाली, पॉलिटिक्स उसमें भी है, लेकिन उसमें
एक एक सटल वे पे है। गणशत्रु तक आते आते वो पॉलिटिक्स काफी ऊपर जी जी आखिरी फिल्म आगंतुक है, हाँ अभी मुझे शत्रु, करेक्ट किया हाँ है। जी 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 जी। जी जी। तो गणशत्रु तक आते आते वो पॉलिटिक्स सतह पे दिखने लगती है हम लोगों को। तो सत्यजीत राय हिंदुस्तान के आधुनिक युग का जो रेनेसां है उसके सबसे बड़ी शख्सियत है। और उन्होंने न केवल सिनेमा को बल्कि पूरे हमारे भारतीय चिंतन को, कला चिंतन को प्रभावित किया है। और हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ समय उनके साथ इस धरती पे बिताया है। तो और जिस तरह से बारीकी से वो काम करते थे और जितनी सादगी से बोलते और बात करते थे वो हम लोगों ने उनके इंटरव्यूज में देखा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनको इस तरह से याद करें। जी शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। और अभी हम लोग, क्योंकि आज हमने लिखा था कि एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है, हम एक सिनेमा देखेंगे पहले, छोटे सी एक शॉर्ट फिल्म है सत्यजीत रे की, टू बॉयज, और फिर उसके बाद उस फिल्म पे बातचीत करेंगे। पहले फिल्म देखते हैं, आइए।
मेरे ख्याल से आप सब बच्चों ने ध्यान से, बच्चे और बड़े जितने भी साथी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने इस फिल्म को ध्यान से देखा होगा। आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के बारे में क्या कहानी है ये बताने के मुकाबले कि फिल्म किन किन चीजों को आपकी क्या इमेजिनेशन बन रही है इस फिल्म को लेकर, क्या क्या चीजें आपको लग रही हैं कि ये तो दो बच्चों के उसमें। हाँ दियति बोलो, हाँ आप कुछ कह रहे थे। कोई भी बोल सकता है, सिर्फ हाथ खड़ा करके बोले तो थोड़ा सा हम समझ पाएंगे कौन बात करना चाह रहा है। जी, कोई अपने विचार प्रकट कर सकता है। जी प्लीज, अगर किसी को कुछ कहना है कि इस फिल्म में क्या क्या चीजें आपको लगी, और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो बहुत सिंबॉलिक होती है, मतलब वो बातें किसी एक दिशा में इशारा करती हैं या कुछ वो करती हैं, तो प्लीज। हाँ जी। सर इस मूवी में जी हाँ हाँ बोलिए नितिन। सर इस मूवी में एक छोटे बच्चे की चाइल्डहुड मेंटेलिटी दिखाई गई है और एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे के बारे में बताया गया है। जी हाँ जी, मैं सुनील कुमार शर्मा हूँ। हाँ हाँ सर मुझे इसमें मुझे पॉलिटिकल सटायर फील हुआ, हाँ और मुझे एक मतलब बच्चों की हरकतों के थ्रू मुझे लगता है पॉलिटिकल सटायर हम किस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम उसे नहीं डोमिनेट कर पाते हैं अपने किसी मीडियम के थ्रू, तो हम और ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं और हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं उसके ऊपर डोमिनेट करने की। जी जी तो मुझे ये फील हुआ कि पॉलिटिकली हम किस तरह से एक डोमिनियन और एक सुपीरियर खुद को साबित करते जाते हैं। लेकिन ठीक है। एट द एंड में क्या होता है कि जो प्योरिटी होती है वो एग्जिस्ट करती है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे आप कुछ भी हथकंडा अपना लें या कुछ भी कर लें, तो जो प्योरिटी है, जो सच्चाई, जो जो सत्य है, वो हमेशा रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे सत्यजीत रे की फिल्मों में एक सिंबल का यूज़ दिखता है। तो जी इस फिल्म में जैसे कि ये शॉर्ट फिल्म, इस फिल्म में जब लास्ट में बांसुरी की आवाज़ उसकी कानों में आती है, सिर्फ बांसुरी की आवाज़, हाँ हाँ तो हाँ उस आवाज़ को ही सिंबलाइज़ किया गया है कि किस तरह से उसका एग्जिस्टेंस मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है। जी जी तो ये मुझे लगा। बाकी और भी फ़िल्मों के ऊपर है, अभी इस पे बात हो जाएगी तो मैं जब आप कहेंगे तो मैं बोलूँगा, मेरा जी जो जी भी है बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने पॉइंट। कि इस फिल्म के साथ तो ये काफी साफ और शफाक सा इसका बिंब है। जी जी जिस तरह से उन्होंने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, जी हर जी छोटी सी चीज बहुत सामने से पेश हो रही है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने वाले लोग हम सब जो एक समाज भाग रहे हैं, और हाँ वही जो हमारा बेसिक नीड से निकल कर आया हुआ जो हमारी छोटी चीजें हैं, जैसे कि कुछ भी किसी भी चीज को उसमें बिंब बिंब के रूप में हम लोग लाइफ में देखते हैं कि एक आइसक्रीम और एक खीर का फर्क जैसे कह सकते हैं। एक बाहर में बनी हुई खरीदी हुई कोई हैव मोर की आइसक्रीम और एक घर में बनी हुई मीठी खीर, कुछ भी किसी चीज से आप बिंब कर सकते हैं। तो ये इतने इतने शफाक तरीके से ये पेश किया गया है, मुझे लगता है कि इस पे ये सबके जहन में ऑलरेडी है। इसमें बात मुझे लगता है और आगे हमें बढ़ ही जाना चाहिए। जी जी बातें बिल्कुल आमने सामने सबके हैं। हाँ सामने सामने है, लेकिन थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा रिफ्लेक्शन आए, ताकि एक बातचीत का थोड़ा हाँ वो बने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहीं ना कहीं जो अभी इससे पहले भाई बता रहे थे, मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छे से पेश भी कर दिया बातों को, हाँ कि हाँ वो ईगो जो है वो एक एक्चुअली इसमें आखिरी जो बांसुरी बजती है उसने भी जस्टिफाई किया, हाँ और हाँ ऐसे भी ये जो मन का सुकून है वो दिखा रहा है कि उसका ज्यादा डमाडोल हो रहा है जो दूसरों पर निर्भर है। जिसका हाँ ढोलक है भी है, वो तो फिर बांस काटेगा, फिर बना लेगा, फिर सब चीज उठाएगा, फिर बना लेगा। जी लेकिन जो दूसरे पे आश्रित है मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, जी जी जिसके जिसके जिसकी जिसको पाने के लिए भी एक मनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को एक स्टेटस पे लाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जीवन की शफाकता से जो मिलके आ गई, जो हाँ जो साधारण सी शैली है जीवन की, जो शऊर है उसमें हाँ जीते हुए कोई चीज आ गई, वो हमारी अपनी है, वो हमने खुद बनाई है। वो चीजें जो आज आज के डेट में, मैं इस कोरोना से भी अगर आप रिलेट कीजिए तो देखिए, जो लोग घर में बैठकर अनुमान लगा रहे हैं, नेटवर्किंग साइट से देख रहे हैं, हाँ चैनल से पता कर रहे हैं, वो ज्यादा डरे हुए हैं उनके हाँ एवज में जो
गांव घर में खेती किसानी में काम में जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं। उनको वो सुबह उठ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं न्यूज चैनल उठते ही सबसे पहले बैठ के, जी जी वो लग जा रहे हैं अपनी खेती में। उनको उनके पास चारा नहीं है, उनको करने जाना है, उनको वो बीज बोना है, उनको बुआई करने जाना है, उनको कटाई करने जाना है। उनके हाँ पास हाँ समय नहीं है कि वो किसी और की बात सुनने के लिए चैनल पे बैठे रहेंगे कि यार क्या चर्चा हुई इस बारे में, कितने केसेस हुए, क्या हुआ नहीं हुआ। वो काम में लगा हुआ है, वो स्वस्थ है, हम सबसे ज्यादा स्वस्थ है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। लेकिन कोई जल्दी से कोई रिफ्लेक्शन रखना चाहे इस पर, कोई अलग बात, कोई अलग एंगल, क्योंकि एक सिनेमा होता है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। प्लीज जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ निराली। सर, हाँ वो जो अमीर जो लड़का है ना सर, उसमें सब कुछ है, मगर जो गरीब बंदे लड़के के अंदर जो कला है ना, वो उसकी नकल नहीं कर पा रहा। इसलिए वो चुपचाप एंड में जब वो फ्लूट बजाता है तो चुपचाप हो जाता है और शांत। ठीक है। सर वो हाँ हाँ बोलिए, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है निराली, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। प्लीज और भी ऑब्जर्वेशन बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर। तुषार तुम कुछ कह रहे थे? हाँ यस सर। सर इसमें जैसे लास्ट का सीन दिखा रहे थे, जब वो खिलौने देख के उसको, सारे खिलौने जब उसके साथ चढ़ा रहा होता है, उसको चढ़ा के फिर वो बैठ जाता है साइड में, तो एंड में उसके खुद के खिलौने आके उसका एक टावर बना होता है वो तोड़ देता है। तो आई थिंक वो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि जैसे अगर हम गरीबों को या फिर किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के लेबर क्लास का मजाक उड़ाते हैं, तो एट द एंड वो क्या कहते हैं, हमारी ही वेल्थ हमें ही डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई और कोई, बस जल्दी से एक दो और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ और कोई सर कोई हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ कौन बोलना चाह रहा है? सर इसमें मैंने देखा कि जो इसमें माइम वाला एलिमेंट है, वो चार्ली चैपलिन वाली पिक्चरों का भी थोड़ा वो दे रहा है इसमें, जो उनमें कंपटीशन चल रहा है, जो वो अपने खिलौने लाता है, फिर वो अपने खिलौने लाता है, वो जो एक कंपटीशन वाला सीन है ना, वो थोड़ा चार्ली चैपलिन वाला फील दे रहा है। चार्ली चैपलिन वाला फील भी आया है, क्योंकि चलिए साइलेंट फिल्म थी इसलिए आपको शायद वाला फील आया। वेरी गुड। और कोई जल्दी से एक दो और रिफ्लेक्शन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर एक चीज और थी इसमें कि पहले तो इन लोगों में कंपटीशन चलता है, वो अपना खिलौना लाता है, वो अपना खिलौना लाता है, लेकिन जब बाद में उसके पास कुछ नहीं रह जाता, जो थोड़ा अमीर तबके का लड़का है, वो एक्चुअली उसकी पतंग को अपने बंदूक से तोड़ देता है। मतलब कि हम लोग इतने ज्यादा इस कंपटीशन में और मैं तू से आगे बढ़ने के उसमें लग जाते हैं कि हमें सही और गलत और सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर हम सामने वाले से जब बेहतर नहीं कर पाते तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे उसने पिस्टल से उसकी पतंग को तोड़ दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई, बस एक दो और लेंगे जल्दी से, अगर कोई कहना चाहता है, नहीं तो फिर अगले वीडियो के। यस सर, आई जस्ट वांट टू शेयर, ये वीडियो देखने के बाद आई अंडरस्टैंड कि हमें कभी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। एज वो जो पुअर बॉय था और वो जो रिच बॉय था, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, खिलौने तोड़ रहे थे, बट फिर भी वो जो पुअर बॉय था वो गिव अप ना करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहा था, and indirectly he was trying to make that boy understand, a rich boy, that you are not that much creative, but yes, I am creative. You have money, but I have mind and my creativity. That's चलिए what I understood. Thank you, sir. ये भी एक पॉइंट है। और कोई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सर हाँ हाँ इसमें दो लाइफस्टाइल दिखाई गई है। एक थी जो अपर क्लास लाइफस्टाइल दिखाई गई थी, सेकंड थी जो लोअर मतलब कंपैरेटिवली पुअर थी, लेकिन दोनों बच्चे अपनी खुद के लाइफस्टाइल में काफी अच्छे से सेटल हो गए थे। बोथ आर लिविंग वेरी हैप्पीली। तो मुझे ये लाइक एक हमारे इंडियन नेशन का एक रिफ्लेक्शन है जी जी, जिसमें दो लाइक वर्ग। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट रह रही है, बट दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली, और लोग भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रहे हैं। बोथ वर वेरी हैप्पी, भले ही उसके पास उसके जैसे खिलौने नहीं थे, बट जो बच्चा गरीब था वो भी खुश था, और जो बच्चा वो पैसे वाला था वो भी खुश था। वो लोग बहुत काफी अच्छे से ये एज में उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल काफी अच्छे सेटअप कर लिए, मुझे ये लगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। और कोई जोड़ना चाहेगा? बस एक आखिरी में कोई अगर एक जना बोले, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई नहीं कहना चाह रहा। ठीक है, अब हम एक छोटी सा एक आर्टिकल था, उसपे शाहीन ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, और वो फूड पे था।
और सत्यजीत रे के जो पूरी उनकी डॉक्यूमेंट्रीज है, स्पेशली ये आर्टिकल मुझे विजय महाजन जी ने, जो हमारे राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ हैं, उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि और इस पे एक छोटी सी उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई है शाहीन ने, और फिर उसके बाद हम एक ट्रेलर देखेंगे एक फिल्म का, जो गणशत्रु फिल्म है सत्यजीत रे की, और फिर उस इशू पे थोड़ा हम बातचीत कर सकते हैं। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। आदमी और रोटी एक बड़ा ही हैरत अंगेज रिश्ता, इनफैक्ट अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। कभी खुशनुमा, कभी दुख भरा, कभी बहुत आसान, कभी जोखिम भरा। कितना अच्छा होता ना कि भूख ही ना लगती। स्कूल में टीचर्स हमें शेयरिंग और केयरिंग की बातें सिखाती और सख्ती से हिदायत देती कि बच्चों साथ में ही लंच करना है, और सबका हाथ सुरिंदर के रंग बिरंगे और तरह तरह के कार्टून छपे टिफिन की तरफ ही बढ़ता, जबकि मेरा स्टील का डब्बा किसी को दिखाई ना देता। और फिर मुझे रोज डांट पिटती कि आज फिर खाना खत्म नहीं किया। एक और बात मेरे जहन में अफरा तफरी मचा के रखती कि जब भी घर में चिकन बनता तो लेग पीस पापा या भाई की थाली में ही क्यों परोसा जाता। शायद मम्मी को लेग पीस पसंद नहीं होगा, और हाँ, उन्हें लगता होगा कि उनकी तरह मुझे भी लेग पीस पसंद नहीं है। शादी ब्याह में भी बड़े बूढ़ों के बीच सबसे ज्वलंत मुद्दा होता खाने का मेन्यू। और खुदा ना खास्ता अगर गुलाब जामुन नहीं है तब तो अल्लाह ही खैर करे। मम्मी के दादा की कुछ 4 बीवियां थी, जिनमें से एक को तो उन्होंने बस इसलिए तलाक दे दिया कि उन्होंने उनके आने से पहले ही भात खा लिया। बेचारी आखिरी सांस तक अपने पेट और भूख को कोसती रही। परिंदे अपने घोंसलों को छोड़कर दूर दूर परवास करते हैं दाने के लिए, और आदमी भी तो अपना गांव, अपना देश छोड़कर परदेश बस जाते हैं खाने के लिए। महामारी के इस दौर में आज भी वो मंजर मेरी आंखों में ताज़ा है कि जब हज़ारों की तादाद में मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़े थे, इस आस में कि और कुछ नहीं तो उनका गांव उन्हें 2 वक्त की रोटी तो दे ही देगा। उनमें से कुछ मंजिल तक पहुंचे और कुछ ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। Not to have seen the cinema of Ray means existing in the world without seeing the sun or the moon. ऑस्कर विजेता जापानी निर्देशक कुरोसावा ने कहा था कि सत्यजीत रे के सिनेमा को ना देखना ठीक वैसा ही है जिस तरह चांद और सूरज को ना देखना। यूं तो रे के सिनेमा की बहुत सी बातें हैं जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती हैं, मगर जिस तरह उन्होंने फूड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके दुनिया के अलग अलग रंगों को पर्दे पर बिखेरा, वो वाकई काबिले गौर है। पाथेर पांचाली की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक बच्ची दुर्गा किसी दूसरे के पेड़ से टूटकर गिरे हुए अमरूद को चोरी छुपे घर उठाकर ले आती है। जैसे ही ये बात उसकी माँ सरबजिया को पता लगती है, वो बहुत गुस्से होती है और इस बात का जिम्मेदार वो दुर्गा की बुआ, जो कि विधवा है, उसे ठहराती है। विधवाओं को सादा जिंदगी जीने और फीका खाना खाने की हिदायत दी जाती थी। सरबजिया बुआ को डांटते हुए कहती है कि जिस तरह तुम्हें चटपटा खाने की आदत है और घर से नून तेल चुरा के खाती हो, तुम्हारी यही बुरी आदतें दुर्गा को भी बिगाड़ रही है। मगर ये बात का एक सिरा है। असल माजरा ये है कि घर में वैसे ही राशन की कमी है और एक आदमी का और बोझ, भूख और सही गलत की कशमकश आगे और बढ़ती है, जबकि दुर्गा की माँ सरबजिया खुद पेड़ से टूटकर गिरा कोचू रास्ते से उठाकर आंचल में दबाकर घर की तरफ दौड़ती है। ईमान और भूख के दरमियान कशमकश के बाद अब महानगर में जेंडर और फूड टकराते हैं। घर की माली हालत को सुधारने के लिए आरती नौकरी करने का फैसला लेती है। नौकरी का पहला दिन और पति और पत्नी साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये उस वक्त की बेहद अनूठी घटना थी, तब जब औरत और मर्द के साथ में बैठ के खाने का रिवाज नहीं था। शुरू में पति आरती की नौकरी को लेकर बेहद सपोर्टिव होता है, फिर जब उसकी नौकरी छूट जाती है तो वो इनसिक्योर हो जाता है। आरती की सास खुद उसे माछेर मुरो परोसती है,
यानी मछली का सिर, जो कि उस वक्त घर के मुखिया या मर्द को ही परोसा जाता था। बदलते हुए ज़माने को भी सत्यजीत रे ने बखूबी अपने कैमरा में कैद किया। शाखा प्रशाखा में 6 मिनट का खाने का सीन है, जिसमें घर के सभी मर्द औरत साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। सत्यजीत रे किसी से नहीं डरते थे। निडर बेखौफ होकर उन्होंने अपनी आगंतुक कहानी में सिविलाइजेशन और पॉलिटिक्स की असल तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। ইত্যাদি বলে আপনি কি উচ্চারাচ্ছেন সেটা বলুন এদের, বলে এরা আমায় চিনবেন কি করে, বন্য সভ্যতা সম্বন্ধে এবার জানবেন কি? मैं खुद जंगली नहीं हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मैं जंगली नहीं हूँ। मैं चट्टानों पर जानवरों की तस्वीरें उतनी खूबसूरती से नहीं उकेर सकता जितनी सुगढ़ता से जंगली उकेरते हैं। मैंने नेपच्यून और वॉयेजर पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ी सुनी हैं, मगर मुझे ये नहीं पता कि इग्लू घर बनाने के लिए 2 तरह की बर्फ़ इस्तेमाल होती है, ओपेक छत बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंट खिड़कियाँ बनाने के लिए। इन जंगलियों को आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब तक नहीं पता, मगर मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर घर बना लेते हैं। हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, पॉटरी, ज़िंदगी जीने की सभी ज़रूरी चीज़ें बिना ट्रेनिंग और बिना थ्योरीज के ही जानते हैं। इससे पहले कि मैं जंगली होता, मेरे खून में शेक्सपियर, बॉन्किम, मार्क्स, फ्रॉयड, रविंद्रनाथ टैगोर पहले से ही दौड़ रहे थे। मैं खुद जंगली होता तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ती? ये जंगली कहते हैं आदमी का मांस बहुत टेस्टी होता है, छी, असभ्य बर्बर पशु। मगर पता है सभ्य कौन है? वो जो एक बटन दबाकर पूरे के पूरे शहर को जलाकर खाक कर दे। और पता है सभ्य कौन है? वो जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का फैसला करे। ये एक छोटा सा जो हमने सत्यजीत रे के सिनेमा में खास तौर से खाने को लेके पूरी इक्वेशंस जो समाज की हैं, सोसाइटी की हैं, जो एक परिवार की इक्वेशंस है, सारी की सारी बहुत खूबसूरती से आई हैं कि स्पेशली एक गणछत्रु का एक छोटा सा हम ट्रेलर जरूर देखते हैं, जिससे एक थोड़ा हमें समझ में आएगा और फिर हम उस पर बात करेंगे इस सब बातों पे। थोड़ा एक ट्रेलर देखते हैं, गणछत्रु फिल्म है जो ভুবনপল্লীর জলে রোগের বীজাণু পাওয়া গেছে। মন্দিরের জল তো সেই একই জল, সেই বিষাক্ত জলে তো লোকে চরণামৃত হিসেবে পান করছে। এটা আপনি টেস্ট করুন, এর মধ্যে যদি আপনি একটা জার্ম বার করে দিতে পারেন, আমার নাম ভার্গব। যে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম সে তুমি ছাপতে রাজি আছো? আমি ডাক্তার, সমাজের প্রতি আমার একটা কর্তব্য নেই? জলে রোগের বীজাণু পাওয়া গেছে, এটা আমি একটা দৈনিকের পাতায় লিখে বলতে পারবো না? गणछत्रु एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि गणछत्रु में जो उसके जिनको उस फिल्म के बारे में पता नहीं है, तो उसमें डॉक्टर को ये एहसास होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो शहर में हो रही हैं वो चरना अमृत से हो रही हैं, जो मंदिर में चढ़ता है, और उसकी उस प्रसाद की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके लिए वो लंबा संघर्ष करते हैं और आखिरी में एक पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के विश्वास के खिलाफ एक डॉक्टर जब खड़ा होता है तो किन किन चैलेंजेस का सामना करता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया। तो थोड़ा सा शाहीन, अगर आप माइक ऑन करेंगे, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और बाकी लोग भी थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे खाना, इवन अगर हम अपने घरों में भी देखें या हम आसपास भी देखें, तो कैसे खाना रिप्रेजेंट करता है कि खाना पहले किसको परोसा जाता है, बाद में किसको परोसा जाता है, या खाना का स्टेटस या खाने का से क्या लेना देना है। हाँ शाहीन, कुछ कहना चाहेंगे इस पे, फिर और बाकी लोग भी इसको उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं इस बातचीत को। जी सर, बल्कि मैं चाहूंगी कि एक्चुअली हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है। सत्यजीत रे का सिनेमा इससे कहीं ज्यादा गहरा और गाढ़ा है। जो जिन्होंने उन्हें देखा है वो समझ सकते हैं।
तो इस वीडियो के जरिए छोटी छोटी सी ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे खाना इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो और किसी भी तरीके का इंसान हो, अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह में, हाथ में चने नहीं होते पर मुंह में दांत होते हैं। जब मुंह में दांत नहीं होते तो हाथ में चने मतलब हाथ में चने होते हैं। तो इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। वही चीजें सत्यजीत रे ने दिखाने की कोशिश की है जब एक महानगर बहुत सुंदर फिल्म है जिसमें एक लड़की जब काम करने शुरू हो जाती है, जब फाइनेंशियली वो फैमिली को लीड करने लग जाती है, तो मछली का सिर सास उसको परोसती है। तो ये उस टाइम की बहुत ज्यादा विचित्र मतलब रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट था जो कि सत्यजीत रे ने अपने कैमरा में कैद किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी बाकी लोग बोले जिन्होंने अभी ये कुछ ग्लिम्स देखे। और हमारे साथ सुदीप मित्रा भी फिर हम हैं, लोग ये भी गणेश शत्रु के बारे में बात करेंगे। ये भी इस बातचीत में ज्वाइन कर सकते हैं। सुदीप मित्रा जी, जो ये फूड को लेके हम बातचीत कर रहे हैं अभी, और बाकी लोग भी क्या विचार रखते हैं इस मामले में, थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा मैं। हाँ, कोई भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूख और जो खाने का रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि भूख ना लगे तो फिर खाना ही कौन खाए। लेकिन मुझे जो है एक बात समझ नहीं आती है कि ऐसा मतलब हमारे साथ भी होता है और औरों के साथ भी होता ही होगा, क्योंकि जब भी अगर चिकन बने या फिर कोई डिलीशियस फूड बने तो ऐसा होता है कि जो मतलब जो लेग पीस होता है वो सच में ही या पापा को दिया जाएगा या जो भी घर का मुखिया होगा उसे दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमें पसंद नहीं होता है लेग पीस? हमें भी अच्छा लगता है, पर पता नहीं मुखिया को ही दिया जाता है। शायद वो घर के करता धरता होते हैं, शायद इसलिए दिया जाता होगा। जी, सुदीप आप कुछ बोलेंगे? और भी कोई जना इस पे बात कर सकता है, जो बाकी लोग भी कैसे फूड रिफ्लेक्ट करता है। इवन खाने को लेके हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं खाने को लेके। बहुत झगड़े इवन हॉस्टल्स में या अलग अलग जगह होते हैं खाने की चॉइसेस को लेके या खाने के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। समाज में भी कई बार बहुत सारा एक अलग तरह का छोटा छोटा तनाव भी हमें कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो प्लीज, हाँ सुदीप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, और कोई इस पर कोई चर्चा करना चाहेगा? नहीं तो फिर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था सिनेमा में, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम शायद कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते ह्यूमन बिहेवियर के, जो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। हाँ सुदीप कुछ कहना है? जी। हाँ, एक्चुअली खाने के मामले में जब मतलब डिस्कशन हो रहा है तो हमारा अपना जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी रिलेटेड है ये कि जी। क्योंकि गोपी गाभाइन में एक लास्ट में एक सीन है जहाँ पे सोल्जर्स जो हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब युद्ध में वो ना जाएं, इसलिए आसमान से मैजिकली बहुत सारे मिठाई के मतलब पैकेजेस ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा एक शॉट है, हम देखने वाले हैं वो भी अपना सेशन में। तो मतलब खाना जो है इसका तो मतलब जीने के लिए तो खाना जरूरी है, लेकिन इसका जो कैटेगरी जो है और कई अलग अलग मतलब कैटेगरी अलग लोग उनका जो मतलब अलग अलग सा चॉइसेस हैं, और उसमें मूल जो चीज है वो कि हमें जीने के लिए खाना है और खाना अपना अपना पसंद का है, और पसंदीदा चीज आप किसी को दे दीजिएगा तो बाकी सारे चीज जो है वो बाद में आएंगे, पहले खाना जो है उसको हम फोकस करेंगे। और नेचुरली फिल्मों में सत्यजीत रे उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो मतलब उनका फिल्म में भी रिफ्लेक्ट किया गया है, चाहे वो महानगर में ये जो शाहीन जो डिस्क्राइब कर रही थी वो वाला हो, या फिर गोपी गाइन बाघाबाइन में जो मिठाई का जो पैकेजेस ड्रॉप्स करने का जो आइडिया है। तो नेचुरली लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है इसमें अगर कोई फिल्म है
उसमें तो हमें दिखाई नहीं देता है कि पर्टिकुलर ये फूड को लेके कुछ फोकस किया गया है या फिर मतलब इसके ऊपर कोई डिस्कशन है, ऐसा मुझे कॉन्टेम्पररी कोई फिल्म्स में दिखाई नहीं दिया। तो लगता है कि अभी कोई फिल्म्स हो, कोई भी मीडियम ऑफ आर्ट्स हो, उसमें कॉन्टेम्पररी सिचुएशन जो है उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए और उसमें सोशियो पॉलिटिकल जो मतलब सिनारियो है उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो खाना और कोई खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है, इसको दिखाने का मतलब वही है, जैसे साईं जी ने कहा कि उसका एक मेटाफर जो है बोलिए या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पोर्ट्रे करना है। तो वो ये फिल्म मीडियम जो है इसमें यूज उन्होंने किए हैं। हाल ही में कौन क्या कैसे करेंगे ये देखना है। जी जी फिलहाल सुदीप इतना जी, ही बोलना है मुझे। हम मुझे आपसे ये भी रिक्वेस्ट थी कि आप इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं, क्योंकि जो उनकी बच्चों जी की फिल्में हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जी फिल्में हैं, जी तो थोड़ा उसके बारे में गोपी गायना और जो दोनों फिल्में हैं हीरक ओके राजा, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएं और जी कुछ हम वीडियोस भी आप शायद दिखाना चाहेंगे इसमें। हाँ, तो गुपी गाइन बाघा बाइन जो है एक्चुअली सत्यजीत रे पथिर पांचाली से शुरू करके उनका जो फिल्म रहा 1950s तक 50s का, उसमें है कि सीरियस रहा उनका कंटेंट, डायलॉग्स, प्रेजेंटेशन, ये सारे सीरियस फिल्म्स के कैटेगरी में आते हैं। तो चिदानंद दास गुप्त जो फिल्म मूवमेंट में सत्यजीत रे का साथी थे, उन्होंने उनका एक राइटिंग्स में उन्होंने लिखे थे कि सत्यजीत रे का जो फिल्म है वो लिख रहे हैं 1966 में कि कॉन्टेम्पोररी सिनेरियो जो है, समाज का प्रतिफलन, सोशल रिफ्लेक्शन सत्यजीत रे का फिल्मों में नहीं दिखता है। आई मीन पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन नहीं है। सोशल रिफ्लेक्शन तो है, पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे पथिर पांचाली बोलिए या फिर महानगर बोलिए, उसमें सोशल रिफ्लेक्शन शायद है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतना नहीं है। लेकिन सत्यजीत रे ने ये जो फिल्म बनाए, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ, 1969 से 1975 तक 6 इयर्स में उन्होंने कुछ फिल्म्स बनाए, जैसे अरण्य दिन रात्रि, डे एंड नाइट्स ऑफ फॉरेस्ट, गुपी गाइन बाघा बाइन, प्रतिद्वंदी और सीमाबद्ध, जन अरण्य। ये सारे जो फिल्म्स 6 साल के अंदर बनाए एक के बाद एक, उसमें ये जो कंप्लेन था इसका खंडन हो गया। आप गुपी गाइन बाघा बाइन को ले लीजिए, इट लुक्स लाइक अ चिल्ड्रंस फिल्म। लोग कहते हैं ज्यादातर ये चिल्ड्रंस फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चिल्ड्रंस फिल्म है। कई सारे लोग, क्रिटिक्स जो हैं, इसका एनालिसिस में बोले हैं इट्स अ हाईली पॉलिटिकल फिल्म। कैसे? वो मैसेज जो है वो सीधा सीधा नहीं दिया गया है, शायद थोड़ा सा चिंतन की जरूरत है इसमें। और वो फिल्म का डायलॉग, फिल्म का मतलब जो सब्जेक्ट है, आज के दिन में भी सही ढंग से बिल्कुल कॉन्टेम्पोररी जिसको आप कर सकते हैं हम। और इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिल्म का क्लिप्स हमारे पास है। मैं दीपक जी को अनुरोध करूंगा कि गुपी गाइन बाघा बाइन का जो घोस्ट डांस है, सीरियस बातों पर हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ा देख लें। छोटा सा क्लिप है। अंधार कोनेरो पाठार झोपे झारे झारे की भागो रे घर भागो।
हाँ बहुत इसमें बहुत सारी फॉर्म्स भी दिखाई दे रही हैं, एक फॉर्म में ये हाँ पपेट है। हाँ हाँ जी तो ये जो है, देखिए ये वर्णाश्रम के बारे में हमको सब पता है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 कैटेगरीज हैं, तो उसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर रहने वाले हैं, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। यहाँ पे देखिएगा सबसे एरिस्टोक्रेटेड जो पर्सन्स हैं वो नीचे दिखाया गया है ना, जो मोटे मोटे जितने भी फिगर्स हैं, ये बाबू लोग जो होते हैं, हाँ? हेलो हेलो हाँ जी सुन रहे हैं, हेलो सुन रहे हैं हाँ, सर, तो और बाकी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स जो हैं, ब्रिटिश लोग साहब जो हैं, वो उसके बाद है सेकंड, नीचे से आप सेकंड रो में देखिए ब्रिटिश कैरेक्टर्स, हाँ, ब्रिटिश भूत जितने भी हैं, अंग्रेज भूत। उसके बाद है आपका बिजनेस पर्सन्स, और एकदम ऊपर में जो देख रहे हैं वर्कर्स, लाइक किसान जो हैं, श्रमिक जो हैं, हाँ, ये वर्कर्स लोग जो हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि जो एजुकेटेड और मतलब हाईली एडुकेटेड लोग जो हैं वो ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिखाया गया है, ठीक है। वर्णाश्रम जो है, अगर रिवोल्ट होता है कोई भी, तो अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या होगा? इट्स जस्ट फॉर फन, फॉर सीरियस मैसेजेस, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, मुझे तो लगता है बिल्कुल। अच्छा, ये गोपीगाइन बाघाबाइन जो है, ये दोनों जो है म्यूजिकल पर्सन है। गोपीगाइन जो है सिंगर, और बाघाबाइन जो है ही इज अ ड्रमर, ये ढोल लेके ढोल बजाते हैं और म्यूजिकली बहुत टैलेंटेड है। 1 मिनट पॉज कीजिए। पॉज करो। हाँ, तो ये लोग, हल्ला एक किंगडम है, हल्ला और शोंडी 2 किंगडम है, एकदम नेबर्स हैं। 2 राजा जो हैं वो जुड़वा भाई हैं, और यहाँ पे एक मंत्री है जो कि नेगेटिव शेड में है। मंत्री जो चाहते हैं, ये पीस लवर्स हैं, ये 2 राजा ही पीस लवर्स है, आर्टिस्टिक है, इनके लिए युद्ध कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन मंत्री जो हैं हल्ला के, ये बहुत नेगेटिव शेड के हैं, ये चाहते हैं कि ये दखल करे, शुंडी का राज्य जो है वो दखल किया जाए। इसके लिए शांति प्रिय जो राजा है, इनको वो मेडिसिन देते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, और 3 दिन के अंदर ये युद्ध की घोषणा करते हैं। लेकिन ये जो राजा है, नॉर्मली ये तो शांति प्रिय है, ये रिफ्यूज करते हैं, फिर जबरदस्ती इनको मेडिसिन पिला के युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। इसी वक्त निरस्त्र राजा थे शुंडी के, और शुंडी के राजा गोपीगाइन और बाघाबाइन को रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये दोनों आके म्यूजिकली ट्रीट करते हैं इन लोगों को। उनका क्षमता था ये कि जो कोई भी इनका म्यूजिक सुनेंगे तो हिप्नोटाइज्ड हो जाएंगे, उनका ब्रेन वॉश भी हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी हो रहा है कि मंत्री मेडिसिन दे रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं एक शांति प्रिय राजा को, जो कि नेवर वाला जो राज्य है, जो स्टेट है, उन पे हमला बोलेगा और अपने भाई के ऊपर वो युद्ध घोषणा करना दीपक जरा, हाँ दीपक वॉल्यूम कम करना है, दीपक वॉल्यूम कम। শুন্ডি চল রাজামশাই, শুন্ডি চল। না, সে কি কথা? কাল যে বললে যুদ্ধ করবে, শুন্ডি যাবে, শুন্ডির পিন্ডি চটকাবে। না না বলে না, শুন্ডিতে আমার ভাই আছে। They are convincing, but the king is refusing to fight. He is saying that I have my brother in Sundi. He is the king. I can't fight.
বলি আমি যুদ্ধ করবো না, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি ওষুধ খাবো না, আমি ওষুধ খাবো বলি They are forcing him. দেখি মরে গেল 3 দিন আগে নিয়ে যেত এর মধ্যে আমার কাজ সেরে নিতে পারবো। আচ্ছা বলবি তোর শেষ কাজটা সেরে নাও যাও। These are soldiers. They are resting. But this evil spirit, ये जो है जादूगर, ये इनको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। And these guys are still trying to, stop the war. युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और ये गाना गाएंगे और सोल्जर्स को रोकेंगे। বাবা দেখো যে কত সেনা চলেছে সমরে, ওরে বাবা দেখো যে কত সেনা চলেছে সমরে, কত সেনা হাজারে হাজারে হাতিয়ারে বুঝি কাটাকুটি করে, কাটাকুটি হাজারে হাজারে হাতিয়ারে বুঝি কাটাকুটি করে। আহারে 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 পেটে খেলে পিঠে সয়, এ তো কবু মিছে নয়। পেটে খেলে পিঠে সয়, এ তো কবু মিছে নয়। সেনা দেখে লাগে ভয়, লাগে ভয়, লাগে ভয়। হাত পেটাকে বুঝি মরে মরে। So Deepak ji, we should skip a little because we don't have time. हाँ I think हाँ इसको बस तो मैं इसको ना कंक्लूड करता हूँ रजनीश जी, प्लीज हीरोक राजा बेसिकली एटलीस्ट 2 मिनट्स बोलना है मुझे। नहीं, ये जो है मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ इसके लिए कि हम एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, ना व्यक्तिगत स्तर पर, ना राज्य की स्तर पर, ना इंटरनेशनली, बट few people are there जिनका ये मतलब एक कॉन्स्पिरेसी होता है कि लोगों को हिप्नोटाइज करें और वो किसी भी कीमत पर वो युद्ध करना चाहते हैं। और ये युद्ध सिर्फ एक देश के साथ दूसरा देश का नहीं, एक भाई के साथ दूसरे भाई का। तो ये मुझे लगता है कि ये मैसेज है यूनिवर्सल। और आज भी, आज से 35 साल पहले ये फिल्म बना गया था और भी पहले, और अभी भी हमारे देश काल के जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें अभी भी लागू होता है इसका मैसेज जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बोलिए जी। हाँ अगर टाइम है तो 2-3 मिनट बस हीरोक राजा देसे जो नहीं टाइम सर नहीं है, क्योंकि एक आखिरी हमें वो एक छोटा सा क्लिप और देखना था। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो जो मैसेज दिख रहा है कोई नहीं। हाँ जी जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है सत्यजीत रे की, और उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जिसकी क्रिटिसाइज भी बहुत हुई थी फिल्म, क्योंकि शायद लोग दूसरे तरह के से उम्मीद कर रहे थे सत्यजीत रे के सिनेमा को। हालांकि फिल्म को काफी अवार्ड मिले थे, और ये प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी जो है शतरंज के खिलाड़ी पे बनी थी ये फिल्म। और 2 नवाबों की कहानी थी जो दिन रात जो है
उनको कोई चिंता ही नहीं है राज्य की, अय्याशी चल रही है। वाजिद अली शाह जो हैं अपने आर्टिस्टिक मिजाजी हैं। इस कहानी तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन उससे खूबसूरत जो फिल्म में जो जिस तरह से एक बादशाह को दिखाया गया और वो बड़ा यूनिक सीन था, तो उसी सीन के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो देखते हैं इस सीन को आखिरी में, कि जब वाजिद अली शाह बताता है लास्ट में कि कैसे चलिए पहले सीन देखते हैं। मदवारे तरक तरक गए चुनरिया, तुमरे घोड़न मोरे द्वार से जो निकसे, सुध भूल गई मैं बावरिया, तरप तरप सगरी रैन गुजरी, कौन देश गयो सावरिया। सुभान अल्लाह। और यही था हमारा जवाब, यही। नहीं मदारुद्दौला, हम बादशाहत के लायक नहीं थे, पर अगर हमारी रियाया आकर हमसे शिकायत करती, कहती जाने आलम आप गद्दी छोड़िए, हम आपको नहीं चाहते, आपके राज में हम दुखी हैं, बेजार हैं, तो बाखुदा हम उसी वक्त ताज और तख्त से दस्तबरदार हो जाते। लेकिन हमारी रियाया ने ऐसा नहीं कहा, और आप जानते हैं क्यों नहीं कहा मदारुद्दौला? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमने कभी उनसे अपनी असलियत नहीं छुपाई। उन्हें मालूम था हम कैसे बादशाह हैं, और उस पर भी उन्होंने हमें चाहा। आज 10 बरस के बाद भी हमें उनकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। वो गली कूचों में हमारे गीत गाते हैं। मदारुद्दौला, जरा रेजिडेंट साहब से जाकर मालूम तो कीजिए, इंग्लिस्तान के कौन कौन से बादशाह गीत लिखा करते थे, और मलिका विक्टोरिया की रियाया उनके कितने गीत गाती है। सरकार बहादुर फौज भेज रही है। क्यों? इसलिए कि वो डरते हैं, उन्हें खौफ है कि अवध के अवाम उनके मुकाबले के लिए न खड़े हो जाएं। उन्हें मालूम है कि अवध वाले लड़ना भी जानते हैं। हमारी मजलूम रियाया में से ही कंपनी फौज के बेहतरीन सिपाही भर्ती हुआ करते हैं। है ना ये अजीब सी बात मदारुद्दौला? हमारी भूखी सताई हुई मजलूम रियाया में से ही कंपनी फौज के बेहतरीन सिपाही भर्ती हुआ करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने तुझे आधा अवध तो दे ही दिया है सरकार बहादुर। अब तुझे बचा कुचा इलाका भी चाहिए, हमारी मसनद भी चाहिए। ये सजा है, हमारी बदइंतजामी नाअहली की सजा है ये। लेकिन अगर हमारी रियाया इतनी सताई हुई है तो अंग्रेजी इलाके में जाके पनाह क्यों नहीं लेती? तेरे पास क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं कहती कि हमें इस जालिम नालायक बादशाह से बचाओ? क्यों? मदारुद्दौला, जाइए और रेजिडेंट साहब से कह दीजिए, इस तरह उनके मांगने से हम मसनद नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने कोशिश की कि हम लोग एक बार समझें और थोड़ा सा प्रोग्राम को आसान बनाने की भी कोशिश की, क्योंकि
बहुत मुश्किल होता है जब हम सत्यजीत रे पे बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम सिनेमा नहीं देखेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए था कि थोड़ा हम इंस्पायर करें अपने ऑडियंस को कि सिनेमा देखें और एक मीनिंगफुल सिनेमा भी देखें। मेन स्ट्रीम सिनेमा तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन और बहुत सारी फिल्में हैं जो जिसे बोलते हैं कि बहुत अलग गूढ़ मतलब निकलते हैं उनके सिनेमा में। आज भी अगर हम सत्यजीत रे की मूवीज देखते हैं तो हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।